आज हम शुक्र के पर्रास संबंधों पर विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। शुक्र ने प्राचीन भारतीय आचार्यों की परंपरा के अंतर्गत ही पर्रास संबंधों अर्थात अपने राज्य व अन्य राज्यों के आपसी संबंधों के बारे में विस्तृत विवेचना की है। सबसे पहला है इसमें पर्रास संबंधों का सैद्धांतिक पक्ष। इसमें प्रथम है राज्यों का वर्गीकरण। कौटिल्य आदि आचार्यों ने पर्रास संबंधों के प्रसंग में मंडल सिद्धांत को स्वीकारा है और इस सिद्धांत के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण किया है, किंतु शुक्र ने मंडल सिद्धांत का उल्लेख नहीं किया है और इसके अभाव में ही निम्नलिखित 4 राज्यों के अस्तित्व को स्वीकारा है। पहला है स्वयं विजिगीषु राजा का राज्य, दूसरा है मित्र राज्य, तीसरा है शत्रु राज्य और चौथा है उदासीन राज्य। शुक्र ने मंडल सिद्धांत की तरह ही राज्यों के इस वर्गीकरण का आधार उनकी भौगोलिक स्थिति को बतलाया है और उनका मत है कि अपने राज्य या विजिगीषु राजा का राज्य से लगे हुए सभी राज्य शत्रु राज्य होते हैं और उनके बाद स्थित सभी राज्य मित्र राज्य होते हैं और उनके बाद स्थित सभी राज्य उदासीन होते हैं। शुक्र ने राज्यों के इस वर्गीकरण का आधार अंतिम रूप से उनकी भौगोलिक स्थिति को नहीं माना है, अपितु विजिगीषु राज्य व अन्य राज्यों के बीच उनके राजहित की स्थिति को माना है। शुक्र का मानना है कि सभी राजा परस्पर अमित्रतापूर्ण होते हैं, गुप्त शत्रु होते हैं और कभी कभी ये राजा परस्पर कृत्रिम मित्र भी बन जाते हैं। इसका सरल अर्थ है कि भौगोलिक तत्व की तुलना में राजहित के तत्व के आधार पर ही मित्र शत्रु एवं उदासीन राज्यों की कल्पना उचित है। आचार्य सोमदेव सूरी कहते हैं कि केवल भौगोलिक निकटता एवं दूरी के कारण शत्रुता एवं मित्रता नहीं होती, अपितु उद्देश्य राजहित ही मुख्य होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मित्र अथवा शत्रु बनते हैं। दूसरा है नीति के उपाय और षटगुण मंत्र। शुक्र ने पर्रास संबंधों के संचालन के सैद्धांतिक पक्ष को नीति के उपायों व षटगुण मंत्र के रूप में प्रकट किया है। शुक्र नीति सार का यह महत्वपूर्ण विवरण यथार्थवादी नैतिक मूल्यों पर आधारित है। शुक्र ने पर्रास संबंधों के संचालन में राजहित एवं शक्ति के तत्व को ही पर्याप्त माना है। उनका निष्कर्ष है कि प्रत्येक राजा या राज्य अपने राजहित को ही साध्य मानता है और जब विजिगीषु राजा अन्य राज्यों के संदर्भ में अपनी शक्ति के अनुसार नीति के उपायों एवं षटगुण मंत्र के साधनों का कुशलतम प्रयोग करता है तो उसे सफलता मिलती है। नीति के 4 उपाय और उनके सहयोगी साधन। शुक्र ने पर्रास संबंधों के संचालन के लिए नीति के 4 परंपरागत उपाय बताए हैं। पहला है साम, दूसरा है दान, तीसरा है भेद और चौथा है दंड। शुक्र के अनुसार मित्र अथवा शत्रु राजा के प्रति साम नीति का प्रयोग किया जाता है। जब मित्र राजा को वाणी द्वारा यह विश्वास दिलाया जाता है कि वह हमारा अभिन्न एवं अनन्य मित्र है तो वह मित्र राजा के प्रति साम नीति कहलाती है। इससे पुरानी मित्रता और अधिक मजबूत होती है। जब शत्रु राजा के साथ यह निश्चय किया जाता है कि हम दोनों एक दूसरे की हानि नहीं करेंगे अपितु परस्पर सहायता एवं सहयोग करेंगे तो इसे शत्रु के प्रति साम नीति कहा जाता है। शुक्र ने शत्रु राजा की प्रजा के प्रति भी साम नीति का उल्लेख किया है। जब शत्रु राजा अपनी ही प्रजा को कष्ट देने वाला हो तो उसकी असंतुष्ट प्रजा के प्रति साम नीति अपनाना उचित होता है। इससे शत्रु राज्य की प्रजा में अपना प्रभाव बढ़ता है और ऐसे राज्य की आंतरिक शक्ति कमजोर होती है। शुक्र ने मित्र एवं शत्रु दोनों के प्रति दान नीति का उल्लेख किया है। उनके अनुसार मित्र राजा से ये कहना कि मेरी सभी वस्तुएं और यहाँ तक मेरा जीवन भी तुम्हारा है, मित्र राजा के प्रति दान नीति कहलाती है। जब शत्रु राजा के प्रति दान नीति का पालन किया जाता है तो उसे प्रत्यक्ष रूप से धन दिया जाता है। शुक्र के अनुसार प्रबल शत्रु को अपने निश्चित भूमि से वार्षिक कर देकर अथवा उसकी शक्तियां स्थिति के अनुरूप उपहार देकर उसे दान नीति द्वारा संतुष्ट किया जाता है। शुक्र ने शत्रु राजा की प्रजा के प्रति भी दान नीति का उल्लेख किया है। शुक्र के अनुसार शत्रु राजा द्वारा पीड़ित उसकी प्रजा के प्रति दान नीति अपनाना अपने लिए लाभकारी सिद्ध होता है। शुक्र ने मित्र के प्रति भेद नीति को सामान्यतः अनुचित माना है, किंतु कुछ स्थितियों में इसके प्रयोग को उचित माना है। मित्र से स्वयं अपने गुण कहना अथवा अन्य मित्र की प्रशंसा करना मित्र के प्रति भेद नीति कहलाती है। शत्रु राजा को उसके सहायकों एवं साधनों की दृष्टि से कमजोर कर देना, शत्रु राजा के विरुद्ध किसी अन्य शक्तिशाली राजा की शरण लेना, शत्रु से हीन बन वाले राजाओं के साथ देकर उन्हें शत्रु से अधिक शक्तिशाली बना देना,
शुक्र ने शत्रु राजा की ऐसी प्रजा के प्रति भेद नीति अपनाने का भी निर्देश दिया है जो राजभक्त हो। वस्तुतः इस नीति द्वारा शत्रु राजा एवं उसकी राजभक्त प्रजा के बीच मतभेद पैदा कराए जा सकते हैं। शुक्र ने मित्र व शत्रु दोनों प्रकार के राजाओं के प्रति दंड नीति का उल्लेख किया है। मित्र राजा को चेतावनी पूर्वक ढंग से यह कहना दंड नीति है कि यदि तुम इस प्रकार या मनमाने तरीके से कार्य करोगे तो मैं तुम्हारा मित्र नहीं रहूंगा। शत्रु राजा को दस्युओं से पीड़ित करवाना, उसके धन्य धान्य को नष्ट करना, उनके दोषों को प्रकट करना, उग्रबल तथा उग्र नीति द्वारा उसे भयभीत करना तथा युद्ध होने पर उसे कष्ट देना आदि शत्रु के प्रति दंड नीति है। शुक्र ने मित्र राजाओं के प्रति भी भेद नीति एवं दंड नीति के प्रयोग का जो निर्देश दिया है उसे सामान्यतः अनैतिक व अमूल्यहीन कहा जा सकता है, किंतु वास्तव में यह सार परराज संबंधों की यथार्थवादी प्रकृति के अनुरूप ही है। शुक्र का मत है कि विजय विशु राजा को अपने से अधिक बल वाले मित्र राजाओं के बल को कम करने के लिए भी प्रयत्नशील रहना चाहिए। शुक्र कहते हैं कि राजा को पर्याप्त सोच विचार कर ही इन चारों नीति उपायों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि साध्य में परिवर्तन आने पर इन नीतियों के प्रयोग में भी परिवर्तन आ जाता है। शत्रु राजा के प्रति पहले क्रम से साम दान में भेद की नीतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए और इनके असफल होने पर ही अंत में दंड नीति का प्रयोग किया जाना उचित होगा। शक्ति के तत्व को ध्यान में रखते हुए शुक्र कहते हैं कि अपने से हीन बन वाले शत्रु राजा के प्रति दंड नीति का प्रयोग किया जाना चाहिए, किंतु अपने बराबर बल वाले शत्रु राजा के प्रति भेद व दंड की नीतियों से सफलता मिल सकती है। अपने से कुछ अधिक बल वाले शत्रु राजा के प्रति साम व भेद की नीतियां लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। शुक्र ने नीति के उपरोक्त चार मूल्य उपायों के साथ ही अनेक अनुपूरक उपायों के रूप में युक्ति नामक उपाय का भी उल्लेख किया है। युक्ति दो प्रकार की होती है, सत्य रूपा तथा छल रूपा। सामान्यतः सतरूपा या सत्य रूपा युक्ति को ही अपनाया जाना चाहिए, किंतु छली अथवा अविश्वसनीय राजा के प्रति छल रूपा युक्ति ही अपनानी चाहिए। छलों में जैसे मंत्र, औषध, वेशभूषा, वाणी चातुर्य आदि। दूसरा है षटगुण मंत्र। शुक्र ने षटगुण मंत्र अर्थात 6 गुण वाली विशिष्ट धारणाओं को प्रकट किया है और उन्होंने इसके अंतर्गत संधि, विग्रह, यान, आसन, आश्रय और द्वैधी भाव नामक 6 सिद्धांतों की विवेचना की है। पहला है संधि। संधि को ऐसा कार्य या साधन माना जाता है जिसके द्वारा शक्तिशाली शत्रु से हीन बल राजा की मित्रता होती है, अर्थात हीन बल राजा को सुरक्षा प्राप्त होती है। शुक्र का मत है कि जब किसी शक्तिशाली राजा ने आक्रमण किया हो और उसके प्रतिपार का कोई उपाय नहीं हो तो यह हीन बल राजा के अपने हित में होता है कि वह उस शक्तिशाली शत्रु राजा को उपहार देकर संधि कर ले। संधि दो प्रकार की है, मैत्री संधि तथा उपहार संधि, किंतु इसके साथ ही यह भी बताया है कि शक्तिशाली शत्रु राजा उपहार संधि से ही संतुष्ट हो सकता है। उसे कन्या, भूमि तथा धन देकर उससे संधि की जा सकती है। शुक्र ने संधि योग पात्र व कुपात्र राजाओं का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने इसमें यथार्थवादी विचार पर जोर दिया। हीन बल राजा को शत्रु से सुरक्षा पाने के लिए अपने आसपास के सभी छोटे बड़े राजाओं से संधि कर लेनी चाहिए और जरूरत होने पर अनार्य राजा मल्लेच्छ आदि से भी संधि कर लेनी चाहिए। शुक्र एकमात्र ऐसे प्राचीन आचार्य हैं जिन्होंने अपने हित की पूर्ति के लिए अनार्य राजा से भी संधि को उचित माना है। शुक्र कहते हैं कि राजा को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि शत्रु राजा की गई संधि का उल्लेख नहीं करे, किंतु जब संधि तोड़ने से अपने हित की पूर्ति हो तो इस कार्य को स्वयं ही करना चाहिए। दूसरा है विग्रह। विग्रह का साधारण अर्थ है राजाओं के बीच शांति व सहयोग की नीति का अंत और आपसी तनाव में संघर्ष की स्थापना। जब एक से अधिक राजा एक द्रव्य, भूमि, धन आदि के लिए असमझौतावादी कामना व आग्रह रखते हैं तो उनमें कलह या वैर उत्पन्न होता है और तब विग्रह या परस्पर अपकार की नीति अपनाई जाती है। जिस कार्य द्वारा शत्रु को पीड़ित किया जाए और अधीन किया जाए उसे विग्रह कहते हैं। विग्रह ऐसी नीति है जिसके द्वारा शक्तिशाली राजा हीन बल राजा को पीड़ित करके उसे बिना प्रत्यक्ष युद्ध के ही अपने अनुकूल चलने के लिए मजबूत करता है। शुक्र कहते हैं कि अल्प सेना वाले हीन बल राजा को कभी भी शक्तिशाली सेना वाले शूरवीर राजा के प्रति विग्रह नीति नहीं अपनानी चाहिए, अन्यथा उसका स्वयं का सर्वनाश होता है।
तीसरा है यान या निर्गम। शुक्र के अनुसार जब अपने इच्छित फल हित की प्राप्ति के लिए शत्रु राजा का नाश आवश्यक होता है और इस उद्देश्य से उस पर आक्रमण किया जाता है तो इसे यान कहते हैं। यान की क्रिया का नकारात्मक उद्देश्य है शत्रु का नाश करना, किंतु इसका सकारात्मक उद्देश्य है आर्थिक, सैनिक व राजनीतिक लाभ की प्राप्ति। केवल अत्यधिक शक्ति वाले राजा को ही हीन बल राजा के प्रति यान की नीति अपनानी चाहिए। 5 प्रकार बताए हैं: विग्रहयान, संध्यायान, शंभुयान, प्रसंगयान और अपेक्षायान। राजा विग्रह का कारण बताकर शत्रु पर आक्रमण करता है तो उसे विग्रहयान कहते हैं। संध्यायान तब होता है जब विजिगीषु राजा अपने पार्श्वनाग्रह शत्रु का मित्र राजा से संधि करने के बाद अपने शत्रु राजा पर आक्रमण करता है। शंभुयान के अंतर्गत विजिगीषु राजा अपने विश्वस्त व युद्ध निष्ठान सामंतों के साथ मिलकर शत्रु राजा पर आक्रमण करता है। प्रसंगयान का अर्थ है राजा किसी एक निश्चित शत्रु के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए गमन करता है, किंतु प्रसंगवश वह किसी अन्य शत्रु पर आक्रमण करता है क्योंकि ऐसा करना उसे लाभपूर्ण प्रतीत होता है। और लास्ट है उपेक्षायान का अर्थ है कि राजा शत्रु के विरुद्ध आक्रमण तो करता है किंतु उसे इससे उल्टे हानि होने लगती है, तब वह शत्रु की उपेक्षा करके अपनी सेना को वापस बुला लेता है आत्मरक्षा के लिए। चौथा है आसन। शुक्र ने आसन का अर्थ शत्रु राजा के किले या नगर की ऐसी प्रभावशाली व कष्टकारी सैनिक घेराबंदी माना है जो स्वयं की रक्षा करते हुए शत्रु को अपनी शर्तों पर समर्पण करने के लिए विवश करे। आसन द्वारा विजिगीषु राजा को शत्रु राजा की रसद पक्ति को नष्ट कर देना चाहिए और यंत्रयुक्त अस्त्रों, तोप आदि के द्वारा शत्रु का भेदन करना चाहिए। युद्ध सामग्री तथा भोजन सामग्री, ईंधन आदि की कमी होने पर शत्रु पक्ष में आंतरिक असंतोष उत्पन्न होता है और तब वह शत्रु राजा थोड़े ही समय में अधीनता स्वीकार कर लेता है। शुक्र कहते हैं कि जब विजिगीषु राजा तथा उसका शत्रु राजा दोनों ही युद्ध में अत्यंत कमजोर बल हो जाते हैं और आपस में संधि करके युद्ध से पूर्व की स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं तो इसे संध्या आसन कहते हैं। 5 है इसके अंतर्गत आश्रय या संशय। शुक्र के अनुसार जब किसी बलवान शत्रु द्वारा अपना राज्य नष्ट कर दिया जाए अथवा ऐसी पराजय का संकट आ जाए जो उस हीन बल राजा को अपनी रक्षा के लिए किसी अत्यंत बलवान राजा का आश्रय लेना चाहिए। आश्रय नीति द्वारा हीन बल राजा अपनी शक्ति में वृद्धि कर लेता है। शत्रु राजा से रक्षा पाने के लिए ही नहीं अपितु उस पर विजय पाने के लिए भी आश्रय नीति का समर्थन किया गया है। 6 है द्वैधी भाव। इसका शाब्दिक अर्थ है एक ही समय में 2 भावों का पाया जाना। द्वैधी भाव में कपट, छल व भ्रम का लक्षण पाया जाता है, अर्थात प्रकट रूप से जो कहा जाता है या दिखाया जाता है उससे एकदम विपरीत आचरण किया जाता है। जब हीन बल राजा प्रबल शत्रु राजा के प्रति उचित कार्य का निश्चय नहीं कर पाए और अपने अनुकूल अवसर के इंतजार में हो तो उसे कोए की आंख पुतली की तरह द्वैधी भाव का गुण अपनाते हुए प्रत्यक्ष रूप से एक प्रकार का आचरण करना चाहिए किंतु वास्तव में दूसरे प्रकार का आचरण करना चाहिए। शुक्र ने सेना के संचालन में द्वैधी भाव का उल्लेख किया है। सेना को अनेक टुकड़ियों में बांटना भी द्वैधी भाव है। आशय यह है कि शत्रु को प्रकट रूप में अपने सैन्य बल के बारे में भ्रम में रखना। थैंक यू।